हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपरलेस नॉलेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स और विज्ञान संबंधित कुछ प्रश्नों पे, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज हम बात करने वाले हैं उन प्रश्नों पे जो कि आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स के साथ आज कुछ हम विज्ञान के भी प्रश्न लेके आए हैं। और आपको जो हम आगे क्विज देते हैं, जो कि आपको सोच कर बताना होता है, वन लाइनर क्विज, उसमें हम चर्चा करेंगे कुछ पर्यावरण संबंधित प्रश्नों का। तो हाँ, आज शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया? चार ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पे: उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार द्वारा तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री टैग दिया गया। और आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सोहराई खोवर पेंटिंग, तो सोहराई खोवर पेंटिंग को झारखंड की सरकार द्वारा दिया गया था टैग, जीआई टैग जो मिला है सोहराई खोवर पेंटिंग को, वो झारखंड की सरकार द्वारा मिला है। ठीक है। अब यहाँ पे चर्चा हुई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बारे में बता दें कि जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि किसानों को फसल उगाने के लिए निर्देश देगा। ठीक है। अभी हाल ही में उसने पायलट परियोजना लॉन्च की है, जो कि जिससे वह किसानों को फसल उगाने के लिए निर्देश देगा। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर जी हैं, उनके द्वारा वह पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए किस परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया? चार ऑप्शन दिया गया है: कोबास 6800, कोबास 5500, कोबास 5600, कोबास 5400। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, कोबास 6800। ठीक है। अब थोड़ा सा आपको कोबास 6800 मतलब कोबास 6800 के बारे में बता दें। तो कोबास 6800 पहली कोरोना जांच की मशीन है, और यह एक रोबोटिक्स मशीन है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि यह किस किस तरीके के बीमारियों में यह जांच कर सकती है। तो यह वायरस, हेमेटाइट्स बी एंड सी, HIV, MTB, पैपिलोमा, CMV, क्लैमाइडिया और नेसायरेमिया जैसे रोगों को यह जो है लक्षण इन जैसी बीमारियों के लक्षण की यह जांच करती है। ठीक। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट को विकसित किया? यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है: जर्मनी, इटली, जापान और भारत। तो जो आपका सही उत्तर है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए, इटली। इटली ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट को विकसित किया। अब इटली की बात हुई है तो इटली के बारे में आपको बता दें कि इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मट्रेला है, और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो है जिसेपे कांटे, और यहाँ की मुद्रा यूरो है। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ की राजधानी रोम है, इसको तो आपको पता ही होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है: 74वां स्थान, 73वां स्थान, 75वां स्थान और 76वां स्थान। तो जो आपका सही उत्तर है वो है 74वां स्थान, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। तो भारत ने इस बार 74वां स्थान प्राप्त किया है। इसके पहले भारत 76वें स्थान पे था। तो इस बार भारत ने अपनी 2 पदों की उन्नति की है, तो वह इस बार 74वें स्थान पे। इसकी घोषणा WEF ने 13 मई 2020 को जेनेवा में किया था। WEF इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म है, मतलब कि विश्व आर्थिक मंच ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है। अब भारत को यह स्थान की वृद्धि क्यों हुई? तो भारत अपने आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण स्थिरता के प्रमुख मापदंडों में
सुधार दिखाया था, इस वजह से भारत को इस पदों में वृद्धि हुई। अब आपको बता दें कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे स्वीडन है, जो कि लगातार 3 वर्षों से वह पहला स्थान अपना बरकरार रखा है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन कितने तरीके के होते हैं? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 3, 2, 7 और 5। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, 2। पादप हार्मोन 2 तरीके के होते हैं। अब वो होते कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। तो पादप हार्मोन रेगुलेटर और इनहिबिटर, मतलब वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि नियंत्रक। ठीक है, अब वृद्धि प्रवर्धक में आपका आता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, और वृद्धि नियंत्रक में आता है आपका एबिसिक एसिड और एथोलिन। ठीक है, अगर आपसे बात यहाँ पे की जाती है कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होता है 7। ठीक है, अब वो 7 होते कौन कौन से? ऑक्सिन, एथिलीन, जिब्रेलिन, फ्लोरेजीन, साइटोकाइनिन, एबिसिक अम्ल, ट्राइमेटीन। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे जो फर्स्ट हार्मोन पाया गया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम ऑक्सिन था। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात की सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, आत्मनिर्भर गुजरात कल्याण योजना, आत्मनिर्भर गुजरात समृद्धि योजना और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। अब इस योजना के अंतर्गत क्या काम किया जाएगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, किसको लाभ मिलेगा, तो ये आप जान लीजिए। तो इसके तहत ऋण देने वाले बैंकों को 6% का भुगतान सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और निम्न मध्यम आय वाले वर्ग को समाज के लोगों की सहायता करना है। ठीक, मतलब कि इसका उद्देश्य जो होगा वो छोटे व्यापारियों और निम्न मध्यम आय वर्ग वाले लोगों को समाज में उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना होगा। ठीक है, और जिस पहला पॉइंट जो आपका था कि अगर कोई भी बैंक ऋण देती है, किसी भी किसान को ऋण देगी या किसी भी निम्न वर्ग के मध्यम वर्ग को लोगों को ऋण देगी, तो उसका जो भुगतान करेगी वो सरकार करेगी और वह 6% के कर के साथ करेगी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 9 मई को, 8 मई को, 7 मई को और 11 मई को। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 8 मई को। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। अब थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो थैलेसीमिया है क्या? तो थैलेसीमिया यह एक ऐसी बीमारी है जो कि रक्त संबंधित बीमारी है, और यह थैलेसीमिया की बीमारी के जागरूक करने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। तो थैलेसीमिया बीमारी रक्त संबंधित बीमारी होती है जो कि आपके शरीर में या किसी मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी कर देती है, जिसके वजह से अनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसके लक्षण जो होते हैं वो जैसे किसी शिशु के विकास में रुकावट हो गई, या बार बार थकान लगना हुआ, या किसी को कमजोरी लगना हुआ कि उसको कमजोरी लग रही है, या शिशु के नाखून और जीभ पीले पड़ जाएं। ठीक है, और चेहरा का सूखा हुआ, ये सब सारे इसके लक्षण होते हैं। और इसके बचाव के कारण क्या क्या होते हैं? इसके बचाव के कारण है कि हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना, आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना, जेनेटिक टेस्ट हमेशा बार बार कराते रहना और नियमित खून की जांच कराना, ये सब इसके बचाव के कारण है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, मनोज आहूजा,
अमित आहूजा, अनीता करवाल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है मनोज आहूजा। मनोज आहूजा जो कि आईएएस ऑफिसर थे, इनको अभी हाल ही में सीबीएसई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब मनोज आहूजा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मनोज आहूजा जी इसके पहले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में विशेष निदेशक के तौर पे कार्यरत थे। ठीक है, और इन्होंने अभी हाल ही में अनीता करवाल जी की जगह ली है, जो कि इसके पहले अनीता करवाल जी सीबीएसई की प्रमुख हुआ करती थी। अब अनीता करवाल जी को इस समय जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के पद पर इस समय उनको नियुक्त कर दिया गया है। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है 3 मार्च, बी 4 मार्च, सी 1 मार्च और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी 1 मार्च। 1 मार्च को प्रत्येक वर्ष भारत में शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अब शून्य भेदभाव दिवस मनाया क्यों जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस जो है वो महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करना और इनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य भी यही है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य था। अब इस बार 2020 की थीम क्या थी? तो 2020 की थीम थी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ शून्य भेदभाव। अब शून्य भेदभाव से क्या मतलब निकलता है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। तो शून्य भेदभाव का मतलब ये है कि लड़कों और लड़कियों में कोई भी भेदभाव की भावना ना हो, एक समान अधिकार मिले, उनको दोनों के बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। तो इस तरीके की उनके भेदभाव को अलग करने के लिए ही या भेदभाव को मिटाने के लिए ही इस थीम को रखी गई थी और इसका यह उद्देश्य था। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बल पौधों को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि देने की घोषणा की गई? 4 ऑप्शन दिया गया है, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ और 5000 करोड़। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका 4000 करोड़। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। 4000 करोड़ धनराशि की घोषणा की गई है हर्बल पौधों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, अब यह क्यों की गई? क्योंकि इन पौधों को, या आप कह सकते हैं कि हर्बल पौधों की वैश्विक मांग है और यह लगभग जो घोषणा की गई है यह कितने की गई है, क्यों की गई है? तो यह लगभग 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल पौधों के उत्पाद की खेती होगी। इस वजह से इनको 4000 करोड़ की घोषणा की गई इनके लिए। और इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे? तो इससे जिस 5000 करोड़ तक की आय मिलेगी, जो कि संपूर्णतया पूरी तरीके से किसानों की होगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन है। आज हम बात करेंगे 1 लाइनर क्वेश्चन में पर्यावरणीय संबंधित सारे क्वेश्चनों की, क्योंकि अब हम डेली एक टॉपिक ऐसा लेंगे जो है आपके पूरे क्विज को सॉल्व करें। एक ही बिंदु होगा, जैसे कि आज हम जो निर्धारित किए हैं वो पर्यावरण से संबंधित है। आगे भी ऐसे आपको जो है हम एक बिंदु पे उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से उसको जो है नोट करते चलिएगा। तो चलते चलते हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एक लाइन में ही आपको जो है मिल जाएंगे। तो इसका आपको अपने मन में ही सोच के इसका उत्तर देना है। तो चलिए हम अब बात करते हैं अपने एक लाइन के प्रश्नों। राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 13 मई, 14 मई, 15 मई और 12 मई। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन सी 15 मई। मतलब आपका ऑप्शन सी सही है,
15 मई के दिन राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है? आप अपने उत्तर से इसको मिला लेंगे। 15 मई के दिन राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, जो कि कल 15 मई थी और कल के दिन राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। 17 सितंबर 1985, 17 सितंबर 1988, 17 सितंबर 1999 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है, एक बार सोचिए इसका क्या उत्तर हो सकता है। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 17 सितंबर 1985, जो कि राजीव गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपकी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है 1986, 1987, 1985, 1988। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो सकता है? यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो है 1986। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब प्रारंभ किया गया था? सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहीं नोट डाउन करते चलिएगा। 1973, 1974, 1972 और 1977। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, 1972। 1972 में इंदिरा गांधी जी द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रारंभ किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना थी ये। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा कार्य योजना GAP की शुरुआत कब की गई थी? यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 1985, 1977, 1988 और 1966। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, 1985। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 2010 में, 2011 में, 2008 में और 2009 में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है, सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन ए है, 2010 में। 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, A.G. टेंसले ने, अर्नी नेस ने, अर्नेस्ट हेकल ने और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो सकता है? यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल द्वारा इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया था, अर्नेस्ट हेकल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, वातावरण, जीव समुदाय, वातावरण एवं जीव समुदाय और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो सकता है वो कौन सा है? आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, वातावरण एवं जीव समुदाय। पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक का अध्ययन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पदीप्तकाली पौधे हैं। अल्पदीप्तकाली मतलब जिनको सूर्य की प्रकाश की
कम ज़रूरत पड़ती है उन्हें अल्पदीप्तकाली कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तंबाकू, सोयाबीन, जैंथियम और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है, आपका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। यहाँ भी आपका तंबाकू, सोयाबीन और जैंथियम ये तीनों आपके अल्पदीप्तकाली पौधे हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है लौह तत्व की, दूसरा है हरी पत्तेदार सब्जियों की, तीसरा है प्रकाश की और चौथा है दूध की। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, प्रकाश की। ठीक, यहाँ पे प्रकाश की विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज के प्रश्नों में बस इतना ही। कल फिर से हम आपसे मिलेंगे कुछ इसी तरीके से, जैसे आज हमने आपको बताया पर्यावरण संबंधित प्रश्नों पे आधारित क्वेश्चंस। अब कल कोई दूसरा टॉपिक होगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और अधिक जानकारी है तो हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि हमारी नई वीडियोज़ की लिंक आपको प्रॉपर मिलती रहे और आप हमारे वीडियो को लगातार देख सकें। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।